हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 2 फरवरी और कल यानी कि 1 फरवरी को हमारा बजट पेश किया गया था संसद में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या बातें की गई हैं बजट में। इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। स्टैटिक जीके बजट के बारे में हमने कवर किया था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बजट से रिलेटेड देख लेते हैं। तो यूनियन बजट 2022 जो पेश किया गया, हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा पेश किया गया और लगातार चौथी बार इन्होंने बजट पेश किया है और ऐसा करने वाली है। एक तरह से पहली महिला वित्त मंत्री भी बन चुकी हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो ये जो बजट है 2022-23 के लिए पेश किया गया है। किस तरह से? अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि पेपरलेस बजट पेश किया गया था। हालांकि लास्ट ईयर भी पेपरलेस बजट ही पेश किया गया था और 2021 में पहली बार ऐसा हुआ था इतिहास में कि पेपरलेस बजट को पेश किया गया। तो अभी उसी को जारी रखा गया था। जो ट्रेडिशनल बही खाता था उसकी जगह अब एक मेड इन इंडिया टैबलेट को इस्तेमाल किया गया था बजट पेश करने के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो बजट से बिल्कुल एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी 2022 को इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 रिलीज़ किया गया था बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि हैं वी अनंत नागेश्वरन। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं इंडिया के। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में एक और ख़ास बात बताऊं तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पिछला साल जो साल जा चुका है यानी कि 21-22 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। पिछला जो साल बीत चुका है उस साल का पूरा लेखा जोखा प्रोवाइड करता है कि वो ईयर कैसा रहा और इकोनॉमिक हालत देश की किस तरह की रही। और जो हमारा बजट होता है ये आने वाले साल का पूरा एक प्लान बताता है किस तरह से हम खर्च करने वाले हैं और कहाँ से आय होने वाली है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक और ख़ास बात ये थी इस साल के इकोनॉमिक सर्वे की कि पिछले काफ़ी सालों से इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम्स में जारी किया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही वॉल्यूम जारी किया गया, रिलीज़ किया गया, एक ही बुक रिलीज़ की गई। चलिए आगे देखते हैं। तो बजट के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो यूनियन बजट होता है एक ईयरली फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो कि उस एस्टीमेट को बताती है जो इनकम और एक्सपेंडिचर सरकार का कहाँ से होने वाला है आने वाले पूरे साल में, उसका एक एस्टीमेट बताती है। और इसी इनकम और एक्सपेंडिचर पर ही जितनी भी फ्यूचर पॉलिसीज़ होती हैं, सरकार की जितनी पॉलिसीज़ हैं इन्हीं पर बेस्ड होती हैं। और ये सभी किसका आधार बनते हैं? फाइनली सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट का। अब बात करें संविधान में बजट के बारे में किस तरह से बात की गई है, तो ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में आर्टिकल 112 में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अगर एक परिभाषा के रूप में बजट को समझने की कोशिश करें तो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। और ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? तो भारत में फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अब अगर बात करें आगे कि कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है बजट को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट को प्रिपेयर करने के लिए ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। और ये हमने कल भी बात की थी कि पहला बजट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का पेश किया गया था 1947 में पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था ये आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? तो हम ये देख चुके हैं पहले ही, आर्टिकल 112 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने फोकस क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं? तो ये जो 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें फोकस क्षेत्र रखे गए हैं 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और ये फोकस क्षेत्र कौन से हैं इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7 फोकस एरिया कौन से थे? पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंशिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दिया गया था अमृत कल का। जिस तरह से हम 75 साल पूरे हो चुके हैं उसी के उपलक्ष्य में, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट 25 ईयर्स यानी कि जब 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे आज़ादी के, तब तक के लिए हमने एक लॉन्ग टर्म बजट इसको सोचा था
तो इसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिया गया है अमृत कल, अमृत महोत्सव की ही तर्ज पर अमृत कल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार 22-23 में कुल खर्च का अनुमान कितना है। तो ओवरऑल स्पेंडिंग जो होने वाली है उसका अनुमान है 39.45 लाख करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बजट 2022 के अनुमानों के अनुसार कुल कितनी प्राप्तियां होने का अनुमान है। तो यहाँ पर हम टोटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं, तो कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ होने का अनुमान है। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द ओवरऑल स्पेंडिंग इन 2022 एंड 23 इज़ प्रिडिक्टेड टू बी 39.45 लाख करोड़, while total receipts other than borrowings are estimated to be 22.84 lakh crores of rupees। बजट 2022 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्रोथ ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 9.2%। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर किस दर से कर लगेगा। At what rate will the transfer of virtual digital assets be taxed? तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इन पर टैक्स लगेगा 30%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट फीस दर को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो कॉरपोरेट फ़ी रेट जो है रिड्यूस कर दिया गया है, उसे 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। अगला है, सरकार ने 1 TV 1 चैनल प्रोग्राम की व्यवस्था फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से लेकर कौन से क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए की है। तो फर्स्ट से लेकर 12th के तक के बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई है 1 TV 1 चैनल प्रोग्राम। और यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल देख सकते हैं, गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम। और जो अभी 12 TV चैनल्स हैं उनकी जगह अब 200 TV चैनल्स हो जाएंगे, बढ़ा दी जाएगी संख्या। और ये जो है फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होंगे, और साथ में रीजनल लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध होंगे ये TV चैनल्स। तो 1 क्लास 1 TV चैनल इसकी शुरुआत की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बजट 2022 में ई विद्या क्या है। तो जिसकी हम अभी बात कर रहे थे 1 क्लास 1 चैनल प्रोग्राम, इसी को ई विद्या कहा गया है। सरकार ने देश भर में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन प्रस्तावित की है। तो सरकार ने देश भर में 400 नई वंदे भारत ट्रेन प्रस्तावित की हैं। यहाँ पर आप डिटेल भी देख सकते हैं। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स विद हायर एफिशिएंसी एंड बेटर फैसिलिटीज़ फॉर पैसेंजर्स विल बी डेवलप्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 सालों में डेवलप की जाएंगी कुल 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कितने सालों में पूरी करने का लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य 3 साल रखा गया है, अगले 3 सालों में इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। थोड़ा डिटेल देख ले, तो PM गतिशक्ति मास्टर प्लान जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 25,000 किलोमीटर तक। PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स इसको बिल्ड किया जाएगा ड्यूरिंग द फॉलोइंग 3 ईयर्स। और इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल हाईवेज नेटवर्क। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बजट 2022 में MSP के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2.37 लाख करोड़ MSP के लिए राशि आवंटित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा देख ले तो वीट प्रोक्योरमेंट कितना रहा है। तो 1208 लाख टन रहा था 2021-22 में। और पेडी प्रोक्योरमेंट की बात करें तो ये 163 लाख टन था। आपातकालीन क्रेडिट लाइनों की गारंटी के लिए योजना का विस्तार किस वर्ष तक के लिए किया गया है। फॉर विच ईयर द स्कीम फॉर गारंटिंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो इसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 2023 तक के लिए। आगे चलते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कितना टैक्स काटा गया है। हाउ मच टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये जो डिडक्ट किया गया है 10 से लेकर 14% तक डिडक्ट किया गया है 10 to 14%। यहाँ आप देख सकते हैं द टैक्स डिडक्शन सीलिंग फॉर फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल बी रेज्ड फ्रॉम 10 to 14%। और दिस विल एड इन द पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। आगे चलते हैं, कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर सीमा शुल्क को
घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी फॉर कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स, इसको कितना कम कर दिया गया है, तो इसको कम करके 5% कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बैंक भारत में डिजिटल रुपया पेश करेगा, तो डिजिटल रुपी की बात की गई है। क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से एक डिजिटल मनी है, उसी तरह से डिजिटल रुपी की बात की गई है। तो आरबीआई वो संस्था होगी, आरबीआई वो बैंक होगा जो भारत में डिजिटल रुपया पेश करेगा। आगे चलते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएंगी। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा 75 जिलों में कुल 75 बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएंगी, डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएंगी। तो गवर्नमेंट जो है लगातार एनकरेज कर रही है डिजिटल बैंकिंग को, और इसी को आगे ले जाते हुए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स सेटअप की जाएंगी इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। आगे चले तो छाते पर सीमा शुल्क को कितना बढ़ा दिया गया है अम्ब्रेलाज पर। तो कस्टम ड्यूटी ऑन अम्ब्रेलाज ये बढ़ा दिया गया है 20%। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए कितने घरों को पूरा किया जाएगा। 2022-23 के लिए तो पीएम आवास योजना के तहत चिन्हित लाभार्थियों के लिए कुल 80 लाख घरों को पूरा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और यहाँ डिटेल भी हम देख सकते हैं, 2022-23 में 80 लाख घर कंप्लीट किए जाएंगे फॉर आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज ऑफ पीएम आवास योजना। और इसके अलावा पीएम आवास योजना इन रूरल और अर्बन एरियाज़ में 60,000 हाउसेस बिल्ड किए जाएंगे और बेनिफिशरीज चिन्हित किए जाएंगे। आगे चलते हैं, 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, इनमें कितने नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। तो प्रोडक्शन इन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर्स के लिए ये स्कीम लागू की गई है। 14 सेक्टर्स के लिए पैसा प्रोवाइड किया गया है, और इसके अंतर्गत ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स इन 14 सेक्टर्स with the potential to create 60 lakh new jobs and the additional new production of 30 lakh crore। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन कितना कितना किया गया है। तो देखिए, सबको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिनिस्ट्री को इस बार एलोकेट किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप देख रहे होंगे लास्ट में, सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया है, और उसके बाद बाकी सारी हैं। तो नंबर्स याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं और ये है क्वेश्चन फॉर यू, हु इज़ द प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं अजय माथुर, अजय कुमार सिंह, टीवी सोमनाथन या फिर वी अनंत नागेश्वरन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।